55 साल उसकी उम्र हो चुकी है और जवान बच्चे जिनकी शादियां कर दी हैं और अब ये 20-22 साल की लड़की से शादी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको सिंध के इलाके से एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत परेशान है और सोच रही है कि क्या करूं। सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ये लड़की कहती है कि हम सिंध के एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पर तालीम जो है ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बड़ी अजीब समझी जाती थी और मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई और कई ऐसे गांव थे जिनमें मैं पहली लड़की थी जो तालीम हासिल करने के लिए शहर तक भी गई। मैंने तालीम हासिल की और कहती कि हमारे घर में मैं थी, मेरा भाई था, मेरी वालिद और वालदा थे, हम 4 लोग थे और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की और उसके बाद हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। कराची शिफ्ट हुए, मेरी तालीम अच्छी थी और उसके बाद मुझे शौक़ था सैलून का। तो मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। और मेरे घर वालों ने मुझे कहा हुआ था कि बेटा शादी के लिए तुम्हें आज़ादी है कि तुम कोई भी नौजवान जो है वो सिलेक्ट कर सकती हो, लेकिन हमारी थोड़ी सी शर्तें हैं, इनको ज़रा ज़रूर मद्देनज़र रखना। उन शर्तों में ये था, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि इस तरह से ये ना हो कि हमारी इज्जत जो है वो नीलाम हो जाए। ये लड़की कहती है कि मैंने वहाँ पर एक सैलून की चेन थी, उनके यहाँ जॉब कर ली और वहाँ पर मैंने जॉब शुरू की और मैं अपने काम में इतनी माहिर होती गई कि हर रोज़ मुझे वहाँ से ये कह लें कि एप्रिसिएशन मिलती और वक्त के साथ साथ मैं तरक्की करने लगी। और इधर मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो कहती कि उनको कोई भी रिश्ता आता, वो रिश्ता मेरे तक पहुंचता उससे पहले ही मेरे घर वाले जो हैं उस रिश्ते के लिए इनकार कर देते। अब वो पता नहीं मुझे सबसे ज़्यादा पसंद प्यार करते थे या क्या वजह होती थी, वो जब भी लड़के के बारे में कोई वेरिफिकेशन करते कहीं ना कहीं लड़का रिजेक्ट हो जाता। एक वक्त आया कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। मैंने उनसे कहा माँ जी मुझे कोई पसंद नहीं है। उन्होंने कहा बेटा फिर भी तुम्हारी चॉइस जो भी हो हमें ज़रूर बताना। कहती उन्हीं दिनों में हमारे सैलून के ऊपर एक नौजवान लड़का आता था। वो शक्लो सूरत से इतना खूबसूरत नहीं था, ऐसे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक था, लेकिन मैंने सुन रखा था कि अच्छी गाड़ी पर आता है, शोरूम है, गाड़ियों का कारोबार है उसका। और उसका जो काउंसलिंग थी, उसका जो बोलने का अंदाज़ था, अगले बंदे को समझाने का, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इसी दौरान मैं पता नहीं क्यों उसको आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगी। अब मैं उसको पसंद कर रही थी लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उसे ना कहूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, किसी ना किसी तरीके वो मुझे कहे कि वो मुझे पसंद करता है। अब कहती कि मैं उसके साथ गपशप हो जानी, कभी कॉफ़ी पी लेनी, इस तरह के मामला थोड़े बहुत होते रहे और तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद हम एक जगह कॉफ़ी पी रहे थे तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। जैसे उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, मेरे तो दिल में लड्डू फूटने लगे। तो लेकिन मैंने रस्मन उसे कहा कि ऐसे है कि मैं 3-4 दिन सोचकर फिर आपको बताऊंगी अपने घर वालों से बात करके। वो तो मेरे पास बहाना था, मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि ये तो मेरे दिल की बात होगी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, मुझे वो बहुत पसंद था। शक्ल सूरत जैसी भी थी लेकिन मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगती थी। मैंने घर वालों से बात की, घर वालों से बात करने के बाद उससे मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोज़ डेट पर जाएं, इधर उधर मिलें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो सीधा सीधा अपने घर वालों को मेरे घर भेजो ताकि शादी की बात हो और उसके बाद शादी करें। उसने अपने माँ को भेजा हमारे घर, वो हमारे घर आए और आकर उन्होंने जो भी मामला थे वो सारे देखे। मेरे वालिदैन उस लड़के के बारे में कोई तहकीकात करते लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा जी मैं इस लड़के को काफ़ी अरसे से जानती हूँ। उन्होंने यही बताया था कि इनका शोरूम भी है, अच्छे पैसे कमाता है और मैंने घर वालों को तहकीकात नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जल्दी से शादी करें। बस ये समझें कि चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हो गया। अब जो शादी वाला दिन था, निकाह वाला दिन, उस दिन मेरे सास ने जो मुझे हार पहनाया, अच्छा खासा वजनी सोने का हार था। मेरे घर वालों ने भी अच्छा खासा गोल्ड दिया था, कुछ जहेज दिया था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उनकी तरफ से जो हार पहनाया गया वो बड़ा ये कह लें कि खूबसूरत भी था, वजनी भी था। मैं बड़ी खुश हुई। लेकिन उसके बरक्स जब अगले दिन वलीमा हुआ तो उस वलीमे के दौरान ऐसे नॉर्मल सा रूटीन के मुताबिक ना खाना अच्छा ना कुछ। तो कहती मैंने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है पैसे वगैरह ना हो। कहती शादी होगी मैं अपने ससुराल चलेगी। और कुछ 2 दिन गुजरे तो मेरी सास मेरे पास आई कि बेटा हमने जो तुम्हें हार पहनाया था वो हार मुझे वापस दे दो। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि ये हमने किसी से मांग कर तुम्हें पहनाया था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तुम्हें हार पहना सकते सोने का, तो हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये किसी का मांगा था, अब उनको वापस करना है। तो कहते मेरे दिमाग के ऊपर उस लड़के की मोहब्बत इतनी हैवी थी, मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, खाने को इग्नोर कर दिया, हार जो है उनको वापस दे दिया। उसके बाद शाम को अपने शौहर के साथ, शौहर जो है वो काम पे नहीं जा रहे थे, कुछ 7-8 दिन गुजर गए। मैंने उनसे कहा कि आप शोरूम पे नहीं जाते, ऐसे आप नहीं जाएंगे तो शोरूम तो बंद हो जाएगा। तो कहती मेरे शौहर ने बताया कि शोरूम तो पहले से ही बंद हो चुका है।
कहती मैंने कहा आपने तो नहीं बताया था। कहती उसने कहा नहीं मैंने तुम्हें बताया था, हो सकता है तुम्हारे सुनने में गलती हुई हो। तो कहती मैं फिर खामोश होगी। तो मैंने कहा कमाएगा कौन? तो उसने कहा कि कमाने के लिए तुम हो ना। कहती मुझे इस बात पे बड़ी वो फ़ख्र महसूस हुआ कि ये मुझे कह रहा है कि तुम कमाओगे हम खाएंगे, और ये मेरी मोहब्बत थी, मैं मोहब्बत के सामने अंधी हो चुकी थी। अब मैं फिर से सैलून जाने लगी, मैंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया और अच्छी खासी सैलरी थी, वो एक बड़ी चैन थी सैलून की जिनके यहाँ मैं काम कर रही थी। कहती फिर वहाँ से मैं कमाती, ये खाता, घर के अखराजात चलते, और फिर कुछ वक्त के बाद जब मेरी सैलरी बढ़ी तो उसके बाद मैंने एक छोटी गाड़ी ले ली। मैं गाड़ी पर जाती थी, गाड़ी पर आती थी, तो इसने मुझे कहा कि ठीक है ऐसे करो कि तुम गाड़ी पर जाया करो, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा, शाम को तुम्हें ले आया करूँगा और दिन में ये गाड़ी मेरे काम आ जाया करेगी। तो कहती मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही होने लगा, और उस गाड़ी का जो शाम को मुझे वो पेट्रोल की पर्ची थमाते थे, वो ये कह लें कि 15-20 लीटर पेट्रोल की पर्ची दे देते थे, ये बिल दे दो। कहती मैं फिर भी राजी थी कि कोई बात नहीं, मेरी मोहब्बत है, मेरे साथ जी रहा है। कहती जिस दिन मैंने उसे कहा था ना कि मैं काम कर लूँगी, उसने कहा शोरूम बंद हो गया, पहले से ही बंद है, तो उस दिन मैंने उसे कहा था कि देखो मेरे साथ एक वादा करो कि कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना नहीं, मेरे ऊपर दूसरी औरत ना लेके आना, सौतन ना लेके आना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, बाकी आप जो चाहे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कमा भी लूंगी, आपको खिला भी लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। कहती उसके बाद मामला चल रहे थे, जिंदगी गुजर रही थी, और एक दिन मेरी एक सहेली जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो कनाडा शिफ्ट हो चुकी थी, और कनाडा शिफ्ट होने के बाद उसने वहाँ पर एक सैलून बना लिया था अपना, ब्यूटिशियन। अब कहती उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए जो यहाँ पर काम करे, अगर तुम आ जाओ तो। कहती मैंने अपने शौहर से बात की, उसने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, तुम ठीक है ओके करो और चलो वहाँ पे, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। कहती मैंने उससे वीज़ा आया, उसके साथ ही स्पॉन्सर वीज़े में अपने शौहर को और मैं खुद दोनों वहाँ चले गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद मैं उस सैलून में काम करने लगी, और कुछ ही वक्त के अंदर वहाँ की जो गोरियाँ, जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जितनी भी लेडीज़ आती थी, वो सब के यहाँ मेरी ही डिमांड थी। तो मेरी सैलरी जो है हर 3 महीने के बाद सैलरी भी बढ़ रही थी, और कुछ 6-7 महीने 8 महीने गुजरे तो मेरी सहेली इतनी मुझसे खुश थी मेरे काम की वजह से, उसने मुझे कमीशन देना शुरू कर दिया। कहती मेरी अच्छी खासी इनकम होने लगी। अब जब अच्छी खासी इनकम थी तो मेरा शौहर जो है उसमें से जो पैसे हैं वो इस्तेमाल भी करता था इधर उधर के, और कुछ पैसे इसने घर भी भेजने, और कई बार मुझसे हफ्ते में 200-300 पाउंड या 400 पाउंड लेने और डॉलर लेने और लेकर उसने चैरिटी में दे देने। मैं खुश थी कि मेरा शौहर चलो चैरिटी कर रहा है, मेरे पैसों से ही कर रहा है, कर तो रहा है। तो ये सारे प्लान जो है वो चल रहे थे। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक कोर्स किया, उस कोर्स की वजह से मैं स्किन डॉक्टर और उसके साथ ही ब्यूटिशियन भी बन गई, 2 ओहदे आ गए मेरे पास। अब मैं वहाँ पर अपना काम शुरू कर लेती हूँ। जैसे मैं अपना काम शुरू करती हूँ हमारा काम बढ़ जाता है, अपने शौहर को मैंने अकाउंट्स में रख लिया। अब इसकी शाह खर्चियाँ और बढ़ने लगी। कहती बीच बीच में इसने क्या करना कि कभी 1000 कभी 2000 इस तरह से मुझसे पैसे लेने, और अपने कुछ दोस्तों को इसने उधार दे दिया, और उनका उधार वहाँ लिखा भी जाता था। और ये मैंने कोई 8-9 महीने के बाद इससे पूछा कि वो उधार के पैसे, तो इसने कहा मैंने उनसे पूछा है लेकिन वो कह रहे अभी है नहीं, चलो दे देंगे। कहती मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद मेरी वालदा कहती कि एक रोज़ ना फौत हो गई, मेरी वालदा की वफ़ात हुई। मैं बहुत परेशान थी, और मेरे ऊपर ये कह लें कि क़यामत का समा था, और मेरी वालदा पाकिस्तान में थी, मैं नहीं आ सकी उन दिनों क्योंकि काम का बर्डन ही इतना था। तो मेरे शौहर ने जब तीसरा दिन मेरी वालदा की वफ़ात को था तो मुझे कहते कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरी अम्मा ने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैंने वहाँ पे जाना है। मैंने उन्हें कहा कि देखें आप वहाँ ना जाएं, मैं किन हालात में हूँ, तो मेरे पास रुक जाएं। बच्चे जवान हो चुके थे लेकिन इन्होंने मुझे बुरा भला कहा और कहते कि मैं जाऊँगा। तो मैंने खामोशी इख्तियार की, इन्होंने मेरे कार्ड वगैरह लिए, सब कुछ लिया और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। कोई 3-4 महीने यहाँ पर रहे, और कहती मुझे जो लोगों से पता चला वो यही पता चला कि इन्होंने वहाँ पर एक नवाब बने हुए हैं और बैठक लगाई होती है, लोगों को खिला रहे हैं, मेरा पैसा, गाड़ी ली हुई है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो मैं कहती इस चीज़ को भी इग्नोर कर रही थी कि चलो मेरी मोहब्बत है, वापस आए ये। उसके बाद इन्होंने हमने बच्चों की शादियाँ की, एक बच्चा यूके चला गया, एक बच्चा दूसरे मुल्क चला गया, सेटल हो गया, वहाँ पे उसने जॉब शुरू कर दी, और इधर मैं, मेरा शौहर रह गए घर में। मेरा शौहर जो है कोई 4-5 महीने के बाद मुझे कहे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और हमारी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 साल के करीब हो चुकी थी, बच्चों की शादियां हो गई, हम बूढ़े हो चुके थे, हमारा काम अच्छा चल रहा था, पैसे की रेल पेल थी। और इसी दौरान मैंने पाकिस्तान से अपने भाई को 1-2 बार बुलाया। मेरा भाई पहले अक्सर आता था, लेकिन इन दिनों जब वो आया तो मेरे शौहर ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और उसने मेरे पास आना छोड़ दिया, और उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी इस शख्स के साथ।
लेकिन मैंने उससे भी कहा नहीं वो अच्छे हैं, आपको लगा, मैंने उनको सेटिस्फाइड किया और उसके बाद फिर काम में लग गए। अब इन्होंने मुझे बार बार कहना कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये है वो है। मैंने आखिरकार इनको कहा कि आपकी वालदा ही तो है वहाँ पे, उनको यहीं बुला लें, हमारे पास रहेंगी तो चले हमारे मामला तो और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, वो घर पे रहा करेंगी, हमारी बातचीत भी होती रहा करेगी, हमारा दिल भी लगा रहेगा। तो कहती इन्होंने अपनी वालदा को बुला लिया, वालदा वहाँ आ गई तो मैंने मेरी वालदा तो फौत हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनकी वालदा को अपनी वालदा की तरह ही समझा और उनसे ऐसा ही सलूक किया जैसे मैं अपनी माँ के साथ करती थी, मतलब उनकी खिदमत करना, हर चीज़। एक रोज़ इन्होंने चाय बनाकर अपनी माँ को दी तो उन्होंने इसको देख लिया, उन्होंने कहा तू इधर चाय बनाता है, रन-मुरीदी करता है। इसका ऐसा दिमाग ख़राब किया कि इसने उसके बाद कहा कि घर में नौकर रखना है, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तो हमने कहीं से कोई ऐसा लेडीज अरेंज की कि जो घर में रहे और वो खाना पीना भी करे और घर के कामकाज भी करे। और उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो इसकी वालदा की डेथ हो गई और इसी दौरान इसने बहुत सारे जगहों पे चैरिटी की थी, जो मेरे पैसे से कभी 1000, जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया ना, ये चैरिटी ज़्यादा करता रहा। और इसकी वालदा की डेथ हुई तो मैंने इसे कहा कि इन्हें यहीं दफना देते हैं और हम महीने में एक बार इनके कब्र पे भी चक्कर लगा लिया करेंगे। लेकिन इन्होंने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैं इनको पाकिस्तान ही लेके जाऊंगा। अब पाकिस्तान लेके जाऊंगा कहती कि इसके गांव के रिश्तेदार जो थे पाकिस्तान में, वो सब के सब कह रहे थे कि इनको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, जब आप लोग वहाँ पर हैं तो इनको वहीं पे दफन कर दें ताकि आप लोगों के नज़दीक रहें। लेकिन मेरा शौहर जो है वो बज़िद था कि मैं इनको पाकिस्तान ही लेके जाऊँगा। चलो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। तो मुझे कहते कि मुझे 26-27 हज़ार डॉलर दो ताकि मैं इनको वहाँ पर ले जा सकूँ। अब मैंने कहा देखें अगर आपने लेके जाना तो अपने पैसों से लेके जाएं, सारी ज़िंदगी आपने मेरे पैसों के ऊपर गुजार दी है और अब अगर मैं कह रही हूँ कि इनको यहीं दफना देते हैं, मेरी भी इनकी कब्र पे चक्कर लग जाया करेगा, आप वो मान ही नहीं रहे। तो कहती इसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की, बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की और मुझे बुरा भला कहा। मैंने कहा चलो खैर है, मैंने इसको पैसे दिए। उसके बाद ये वालदा को पाकिस्तान ले गया, वहाँ पर कुछ महीने रहा। जब ये 4 महीने के बाद वापस आया तो इसने फिर पाकिस्तान चक्कर लगने लगे और इसने अपने मोबाइल को भी लॉक लगा लिया। जब मोबाइल को, क्योंकि इनका मोबाइल पड़ा होता था, मैं अक्सर उससे कॉल शॉल कहीं करनी हो तो कर लेती थी उठा के डैंग रूम से, लेकिन अब इन्होंने लॉक लगा लिया। एक दिन मैंने इनसे मोबाइल मांगा तो मैंने कहा ये लॉक क्यों लगा दिया? तो कहते मेरी प्राइवेसी है, मैंने लॉक लगा दिया है कि बूढ़ी उम्र हो रही है, आखिर कब्र को पहुँच रहे और तुम्हारी प्राइवेसी शुरू हो गई है। कहती मुझे इसके ऊपर शक पड़ने लगा। कहती मैंने चुपके से सुना तो एक दिन ये साहब पाकिस्तान में किसी 20-22 साल की लड़की को लारे लगा रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हें यूके अमेरिका भी ले जाऊंगा और तुम्हें यहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी, तुम्हें मैं रानियों की तरह रखूंगा। तो कहती मैंने ये सारी चीज़ें सुनी। उसके बाद मैंने इसकी कुछ खबर लेनी शुरू की, अपने भाई को कहा। उन्होंने जब यहाँ से मुझे बताया कि जो जो पैसे तुम यहाँ चैरिटी वगैरह करती रही हो, जो तुम्हारा यहाँ घर बना है वो सब का सब वहीं से पैसा आया, उसी से बना है। तो कहती मुझे इस चीज़ पे गुस्सा बहुत आया और मैं खामोश थी। और उसी दिन मुझे एक ऐसे साहब नज़र आ गए जिनको इन्होंने कोई $1,500 को पहले के कर्जा दिया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आपने वो पैसे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बहन जी वो पैसे तो मैंने कोई 3-4 दिन के बाद ही वापस कर दिए थे। कहती मुझे ये बड़ा शॉकिंग लगा कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि पैसे नहीं मिले और ये कह रहे मैंने वापस कर दिए थे। मैं उनसे माजरत करके वापस आ गई कि शायद मुझे याद नहीं था। वापस आकर मैंने वो जो अकाउंट्स थे उनको चेक किया, जिन जिन के नाम पे उसने पैसे लिखे थे सबसे रब्ता किया और 90% लोगों ने यही कहा कि हमने पैसे जो हैं वो वापस कर दिए थे। अब मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने शाम को शौहर को बिठाया और उसे कहा कि आपने मेरे साथ झूठ बोला है। तो उन्होंने कहा जी वो पैसे आ गए, ये हो गया वो हो गया, मैंने इस्तेमाल कर लिए, क्या हुआ? कि तो साथ ही मैंने जब पूछा कि अब जो पाकिस्तान में आप शादी की कहानियाँ डाल रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ भी कर लेना लेकिन मेरे ऊपर सौतन ना लेके आना। तो कहती कि मेरे साथ इस शख्स ने लड़ाई शुरू कर दी और उस रोज़ मेरे बच्चे भी मेरे घर पे थे। उन्होंने मुझे कहा कि माँ डैडा जो है वो आपके साथ बेहतर नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे, आप इनको छोड़ दें। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरी मोहब्बत है। अब मेरा भाई जो है वो मुझे कह रहा था कि देखो जो शख्स तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हारी जगह पे दूसरी जगह औरत के साथ भी इन्वॉल्व है, तो तुम इसके साथ क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? कहती कि मैंने सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दी जिसे मैंने कमा कर पाला और सब कुछ किया, और आज जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत है, मैं अकेली हूँ, बुढ़ापा चल रहा है, और इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया? अब ये दूसरी शादी के चक्कर में है। मैंने जो कमाया इसके ख़ानदान पे लगा, चाहे जैसे भी इसने लगाया, मुझे धोखा देकर लगाया या जैसे भी ले गया, इसे अपने ख़ानदान पे लगाया। और आज मैं ऐसी स्टेज पे खड़ी हूँ कि मेरी अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत, जिस मोहब्बत में मैं अंधी हो चुकी थी, मैंने हर काम कर दिया उस मोहब्बत की खातिर, वो मोहब्बत मुझे धोखा दे रही है। अब मैं क्या करूँ? क्या इस शख्स को छोड़ दूँ? तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और इसके साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। 0300252069। इंसान ज़िंदगी में कई बार ऐसे काम करता है कि वो चाहता है कि शायद अब बेहतर हो जाए, शायद अब बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है, उन्होंने गलत ही रहना होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।